वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ द जीएसटी। जैसा कि आप सभी ऑन बोर्डिंग सेशन में समझ गए होंगे कि जीएसटी को जो हमको समझना है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी साथ ही साथ हमें उसके प्रैक्टिकल्स को भी समझते जाना है। आज के इस मास्टर क्लास में आप सबका वार्म वेलकम है। एज सबको पता ही है, मैं एडवोकेट ताबिश अहमद आपके साथ हूँ इंडियन टैक्स एकेडमी में, और आज हम ये जान रहे हैं जीएसटी एक्ट को कैसे पढ़ा जाएगा। इस पूरे सेशन में ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस सिनेरियो में कि हमें ये समझना है कि जब पार्लियामेंट में बैठ के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एमएलएज ने इसको ड्राफ्ट किया तो क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों इतना बड़ा चेंज आफ्टर वैट लाया गया। तो किसी भी एक्ट को जब लाया जाता है तो उसके पीछे प्रियम्बल होती है, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसी को हमको समझना है आज। तो हमारा सेशन का है अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग जीएसटी, कि हमें वो रोडवे समझ जाना है जिसमें जीएसटी को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले स्लाइड पे आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी टैक्स एक्ट। हमें यहां समझना है कि अगर आपको कल के डेट में आप एमपी एमएलए बनते हैं, टैक्स ऑफिशियल बनते हैं और आपको जीएसटी जैसा कोई रेवेन्यू एक्ट ड्राफ्ट करने के लिए बनाने के लिए दे दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या बेसिक कंपोनेंट उसमें होगा। अगर हम ये समझ जाते हैं, देखिए क्या होता है कि माइंड का भी इवोल्यूशन, अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स चीजें दीजिएगा तो सही ढंग से होगा, और उसे इजी चीजें दीजिएगा तो वो नॉर्मल रह जाएगा। तो हमें अपने माइंड के लेवल को, माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है कि कल के डेट में फाइलिंग रजिस्ट्रेशन तो हम लोग सब कर रहे हैं। कल के डेट में अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने, ज्वाइंट कमिश्नर ने आपको कोई नोटिस दे दिया आपके क्लाइंट को, आप में से बहुत सारे लोग टैक्स कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको पता है अब तो रजिस्ट्रेशन से शो कॉज नोटिस आने लगा है। अब विदाउट शो कॉज नोटिस कोई रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाता है। तो इस केस में अगर आपको पता होगा सारा कुछ तो आप एक अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं, और जिस पर सेटिस्फाई हो कि आपको रजिस्ट्रेशन आगे जाके ऑडिट का, चाहे DRC 7 चाहे DRC 1, सारे में जो रिप्लाई लिखना होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फाउंडेशन जो आपका हो बहुत ही मजबूत हो। तो इसी चक्कर में, इसी चीज में हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं कि अगर कोई एक्ट आपको बनाने दिया जाए और वो एक्ट बेसिकली एक रेवेन्यू एक्ट हो और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मामला उसमें अगर हो, जीएसटी आप सभी जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। क्या जीएसटी से पहले कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था? कोई भी कंट्री इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में विदाउट टैक्सेशन जिंदा रह ही नहीं सकती है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम से आने वाले टैक्सों पे ही चलती है। सबसे बड़ा अगर कोई कंट्रीब्यूशन इस देश में है तो वो देश के टैक्स पेयर का होता है इस कंट्री को चलाने में। तो ऐसा नहीं था कि जीएसटी से पहले कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी से पहले वैट था, क्या वैट से पहले कोई टैक्स, कोई ना कोई नॉमेनक्लेचर नाम के साथ टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में रहेगा ही। उसी से हमें समझना है कि अगर आपको दे दिया जाए एक टैक्स एक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप क्या क्या चीजें रखेंगे। तो किसी भी एक्ट को बनाने के लिए ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है जो एक्ट बन रहा है वो एप्लीकेबल ऑन व्हाट, किस चीज पर एप्लीकेबल है। जैसे कि इनकम टैक्स किसी चीज पे एप्लीकेबल है, जीएसटी फ्रॉम द नेम इट बिकम क्लियर कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये एप्लीकेबल किस पे, जो गुड्स में आएगा या जो कि सर्विसेज में कवर होगा। अगर ये दोनों में अगर कोई चीजें कवर नहीं है तो वो क्या जीएसटी में आएगा, वो नहीं आएगा। तो जब भी हम कोई एक्ट बनाने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या किस किस चीज पे वो कवर करता है, उसके अम्ब्रेला के अंदर में आता है या किसी इवेंट पे आता है, हम इसे समझेंगे। सेकंड स्टेप में होगा कि उसका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। आपको उसमें एप्लीकेबिलिटी तभी तो होगी जब आप रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद जब वंस आप रजिस्टर कर गए तो इसका हिसाब किताब आपको देना होगा। इसको रिटर्न प्रोसीजर कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसी प्रकार से जीएसटी में GSTR 1, GSTR 3B, एनुअल GST 9, 9C हम लोग फाइल करते हैं। इसके बाद
आप जो भी टैक्स पे करते हैं, यहां तक कि आप अपने घर का नगर निगम का टैक्स जो पे करते हैं, वो सबसे पहले असेसमेंट खुद से करते हैं। तो असेसमेंट में फिर लगता है नगर निगम को कि नहीं, ये तो गलत है, 3 फ्लोर जो आप दे रहे हैं टैक्स, ग्राउंड फ्लोर का ही घर दिखा के, लेकिन आपका घर बना हुआ 4 तल्ला, तो डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कुछ गलत आपके साथ हो रहा है तो अपील की प्रोविजन। अध्ययन है कि अगर आप सही में गलत कर रहे हैं, कुछ आपने गवर्नमेंट के साथ कुछ फ्रॉड किया है, या आपकी जो मंशा है, मैलाफाइड इंटेंशन है, तब आपको पेनाल्टी का प्रोविजन होगा। ये 6 पार्ट किसी भी टैक्स एक्ट में होने ही होने हैं। मतलब एप्लीकेबिलिटी किस चीज पे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किसको मिलेगा, उसी प्रकार से उसका रिटर्न का मामला, पेनाल्टी, असेसमेंट का मामला, अपील का मामला और पेनाल्टी का मामला। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एप्लीकेबल ऑन व्हाट। जब आप टैक्स एक्ट बना रहे हैं, अभी जीएसटी के बाद हटा दीजिए, आपको एक टैक्स एक्ट बनाना है, तो आप ये देखिएगा कि किस पे, ये कोई ऐसा कुछ, मान लीजिए स्पेशल टैक्स बनाना है पेट्रोलियम पे, स्पेशल टैक्सेशन ऑन पेट्रोलियम, तो उसका क्लासिफिकेशन है कि ये पेट्रोलियम क्या वेस्लिन की पेट्रोलियम है, आप डिफाइन कीजिएगा, एनी प्रोडक्ट रिफाइंड फ्रॉम द पेट्रोलियम या एनी प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम कवर्स अंडर। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट, जैसे कि इनकम टैक्स में आपके डायरेक्ट इनकम को देखा जाता है, उसी प्रकार जीएसटी में नाम से क्लियर है, गुड्स और सर्विसेज पे नया एक्ट होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी उस हिसाब से होगी। या ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट या कंडीशन, कोई एक इवेंट हो रहा है, देन वो टैक्स लगेगा। जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का मामला आता है। उसी प्रकार से लग्जरी गाड़ी जो आप बाहर से, या लग्जरी गुड्स जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, वो ऑन क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड एक लिमिट है, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कमाइएगा तो आपको दिस टैक्स एज अ लग्जरी टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रिजीम बनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम इसको जीएसटी के साथ मैच करते हैं, तो जीएसटी का जो कवरेज होगा, आप सभी गुड्स पे या सर्विसेज पे, या सर्विसेज पे होगा। अब हम आगे क्लास में डिफाइन करेंगे गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है। हम जाके शेड्यूल 3 देखेंगे। शेड्यूल 3 में ये दिखता होगा कि आखिर कौन से ऐसे चीजें हैं जो निगेटिव सप्लाई हैं, जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। इसको समझने से फायदा ये होगा, कल के डेट में आपको ज्वाइंट कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने बोल दिया कि नहीं, इस पर, इस चीज पर भी तुम टैक्स दो, आप बता सकते हैं रिप्लाई में कि जब ये कवर ही नहीं होता जीएसटी में सर, तो आप इस पर टैक्स मांग कैसे सकते हैं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन है क्या। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन आता है, किसी भी एक्ट को अगर आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी आपने दिखा दिया, फिर जो लोग उसमें आएंगे, जो बिजनेसेस उसमें एंटर करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर दीजिएगा। इनकम टैक्स में जीएसटी अगर आप रजिस्ट्रेशन देखिएगा, इनकम टैक्स में तो पैन कार्ड जो बनाते हैं वो आपका इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी में भी एक रजिस्ट्रेशन का है पूरा प्रोसीजर, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। उसी वजह से प्रोफेशनल टैक्स में भी है। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसीजर दिया होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ये चीज लाने हैं, ये चीज देने हैं, ये फोटो होना चाहिए, यहां से लिखा हुआ होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये प्रोसीजर हो गया। एलिजिबिलिटी के मतलब कौन से लोग एलिजिबल होंगे। आप बना रहे हैं एक टैक्स एक्ट जिसमें 1 CR से ज्यादा कमाने वाले लोग ही इंटर कर सकते हैं, तो एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया ना कि 1 CR से लोग जो होंगे वही है। और उसमें भी ये लोग मैंडेटरी हैं। एग्जम्पशन किनको मिलता है, जो वैसे स्टेट जो अंडर डेवलपिंग है, वहां अगर कोई लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं या 1 CR से ज्यादा कमा रहे हैं, तब भी उनको एग्जेम्प्टेड है 1.2 तक। आप डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया उसमें दे सकते हैं। उसी प्रकार से कोई लोग इसमें अगर शामिल हो रहे हैं और गलत उपयोग कर रहे हैं, या वो खुद से कैंसिल कराना चाहते हैं, दो ही होगा, या तो टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड है खुद से करवाना चाहिए, डिपार्टमेंट चाहे, तो उनका कैंसिलेशन कैसे है। हो सकता है कि कैंसिलेशन हो या डिपार्टमेंट अब लगे कि नहीं, तो जरूरी है फिर से रिवोक करा देना, तो रिवोकेशन का प्रोसीजर। तो हर एक टैक्स एक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा, उसकी प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या फॉर्म्स उसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो हम देखेंगे रेज 01 क्या है, रेज 03 क्या है, रेज 05 क्या है, डिफरेंट डिफरेंट
उसकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी किस पे, कौन से लोग ले सकते हैं जीएसटी, उसको एप्लीकेबिलिटी है। ऐसा तो कोई नहीं कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वो जीएसटी रजिस्टर कर सकता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किनको कहां तक छूट मिलेगा। कोई आदमी 50 लाख का धंधा कर रहा है लेकिन उसका पूरा धंधा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आ रहा है, क्या वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या एग्जेम्पशंस है, ये सारा कुछ एक्ट में आप देते हैं। उसके नीचे रूल्स होता है, रूल्स में बताते हैं। इसके साथ साथ कब कैंसिल किया जाएगा, कब वो आदमी कैंसिल करेगा, वो आदमी ही चला गया इस दुनिया से, कैसे लीगल हेयर्स का सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे बिजनेस ट्रांसफर होता है। कई बार देखते हैं दो कंपनी मर्ज कर जाती है, कभी कभी एक कंपनी दो कंपनियों में बढ़ जाती है, तो डीमर्जर क्या होगा, ये सारा कुछ जीएसटी के अनुरूप हम देखेंगे। हम ये बता रहे हैं कि किसी भी टैक्स एक्ट में तो ये तो रहेगा, कल के डेट में अगर जीएसटी की जगह पे सीएसटी एलएसटी भी आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद होता है रिटर्न का मामला। जब आप वंस यू हैव रजिस्टर्ड अंडर दैट एक्ट, आप एक बार रजिस्टर्ड कर गए उस एक्ट में, कि आपको जब वंस आप रजिस्टर्ड कर गए हैं उस एक्ट में, तो आपको अब सरकार को, जिसने वो टैक्स आया है, जिसके पास वो पावर है, उसको अपना हिसाब किताब दिखाना होगा। रिटर्न का मतलब ही होता है हिसाब किताब, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसका फॉर्म्स एंड फॉर्मेट होगा, उसका टाइम पीरियड हो सकता है कि ऐसा टैक्स एक्ट आ जाए जिसमें वीकली रिटर्न भरना पड़े, आप रोक नहीं सकते। जैसे कि जीएसटी में क्या है, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, एनुअल भी है। उसी प्रकार से इनकम टैक्स में देख लीजिए, ईयरली है। हो सकता है कि डिफरेंट टैक्स एक्ट में क्वार्टरली, टीडीएस में मंथली, क्वार्टरली है, तो आप जो टैक्स एक्ट बना रहे हो सकता है उसमें 15 डेज का टाइम पीरियड दे दे। उसी प्रकार से क्या क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स कीजिएगा, क्या ऑप्शनल रहेगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो रिवीजन की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या क्या एट व्हाट एक्सटेंट रिवीजन हो सकता है, ये सारा उस एक्ट में होगा। इसी चीज को जीएसटी में ले आना है कि जीएसटी का प्रोसीजर रिटर्न का क्या होगा, कितने तरह के जीएसटी के रिटर्न्स होंगे, कितना फॉर्म्स होगा, क्या फॉर्मेट होगा, किस किस टाइम पे वो फॉर्म्स सबमिट किए जाएंगे, वो रिटर्न सबमिट किए जाएंगे, क्या क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स उस फॉर्म्स में डालने हैं, क्या ऑप्शनल है, जो मेरे बेनिफिट में है, टैक्स पेयर के बेनिफिट में, उसको डाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग रिटर्न सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद वाले सेक्शन में असेसमेंट, जो आप अपने रिटर्न को भरते हैं तो उसे क्या कहिएगा, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपने 50 रुपया टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं आपको 500 रुपया आपका टैक्स बनता है, आपको एक नोटिस आएगा, बोला जाएगा यू आर एवेडिंग द टैक्स। तो असेसमेंट हर जगह होता है, वो प्रोफेशनल टैक्स हो जाए, वो इनकम टैक्स हो जाए, हर जगह पहला असेसमेंट आप खुद से करते हैं, सेकंड स्टेट असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है। कई लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, असेसमेंट बाय द कंपिटेंट सीए हो सकता है, डिपार्टमेंटल खुद हो जाए, बाहर की ऑडिटर आ जाए, इंटरनल ऑडिटर आ जाए, सारा कुछ हो सकता है। तो ये इसके बाद स्टेप आएगा अपील का। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप अपील फाइल कीजिएगा। मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर से आपको दुखी है, असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई ऑर्डर निकाल दिया जीएसटी में जिसके खिलाफ आपको लगता है कि ऑर्डर आपके अगेंस्ट है और कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये ऑर्डर निकाला गया है और द पॉइंट ऑफ फैक्ट सही से इसमें नहीं रखे गए हैं, तो आप उस असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज कीजिएगा अपील में, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के यहाँ, इसी को कहते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट को लगे कि आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस जीत लिया है, हम अपील फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या इसका भी प्रोसीजर होगा, ये भी होगा कि आप कौन अपील कर सकता है, हर चीज के लिए अपील फाइल होने का, तो फिर तो इतना पेंडिंग केस हो जाएगा कि आपको अपील के लिए ही अपने सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। क्या क्या कंडीशंस होंगे, कहां एग्जेम्पशंस मिलेगा और कौन डिसाइड करेगा, ये सारा कुछ आप उस टैक्स एक्ट में डालेंगे। इसी चीजों को एडवांस जब हम लोग जीएसटी मास्टर्स पे जाएंगे देखना है। इसके बाद के स्टेप में क्या है, पेनाल्टी। अगर आप दोषी पाए जाते हैं यहाँ और आपका मैलाफाइड इंटेंशन, आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी लगती है डिपार्टमेंट को, किसी भी सरकार को कि आप कर रहे हैं अगेंस्ट उनके रूल्स के, आप पर या तो मॉनेटरी फाइन लगेगा या तो पिनल, आप जेल जा सकते हैं, या तो आपके वर्क